जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में आप भरपूर कोशिश जो है वो कर रहे होंगे। आज आपके लिए नई वीडियो है जॉन लॉक। और जॉन लॉक जो है उसका तल्लुक यूके के साथ है। ही वॉज इंग्लिश मैन और 1632 में वो पैदा हुआ और 1704 के अंदर जो है उसका इंतकाल हुआ है। जॉन लॉक वॉज बॉर्न इन 1632 एंड ही डाइड इन 1704। तो आइए हम देखते हैं जॉन लॉक के बारे में मुख्तलिफ MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। जॉन लॉक, ही इज़ सोशल कंट्रेक्चुअल। जॉन लॉक जो है वो सोशल कंट्रेक्चुअल है, यानी उसने सोशल कंट्रैक्ट का नज़रिया पेश किया। 3 मगरबी सियासी मुफक्करीन हैं जिन्होंने सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर बात की है और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस हॉब्स है, द सेकंड वन इज़ जॉन लॉक एंड द थर्ड वन इज़ रूसो। तो ये 3 सियासी मुफक्करीन हैं जिन्होंने अपने अपने सोच और फ़िक्र के मुताबिक जो है सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर बात की है। तो इन तीनों मुफक्करीन को जो है सोशल कंट्रैक्चुअल भी कहा जाता है। और मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आपके लिए ये वीडियो जो है मैंने तैयार की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है ये ज़रूर मुआवन जो है वो साबित होगी। आइए देखते हैं जॉन लॉक के ऊपर MCQs का सिलसिला। इस सिलसिले में द फर्स्ट MCQ इज जॉन लॉक was born in 1532 AD, 1632 AD. The correct option is 1632 AD. जॉन लॉक जो है वो 1632 ईस्वी में जो है वो पैदा हुआ। The next MCQ is John Locke was eminent philosopher, German, English, French. The correct option is English. John Locke was eminent English philosopher. He belonged to United Kingdom. The next MCQ is John Locke died in 1632 AD, 1704 AD, 1789 AD. The correct option is 1704 AD. जॉन लॉक जो है वो 1632 में पैदा हुआ था और 1704 के अंदर जो है इस अजीम सियासी मुफक्कर का जो है वो इंतकाल हुआ। The next MCQ is two treatises on civil war. Once again we will see this. Two treatises on civil government is the famous work of Thomas Hobbes or John Locke. The correct option is John Locke. The two treatises on civil government ये जॉन लॉक की मशहूर किताब है और उसके अंदर जो है उसने अपना ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की है, नेचुरल राइट्स के ऊपर बात की है और उसके अलावा उसने अपना मशहूर जो थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट है वो भी उसने इसी किताब के अंदर जो है वो पेश किया है। तो वो स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर बात करता है, ह्यूमन नेचर के ऊपर उसने बात की है, इसके अलावा सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर और नेचुरल राइट्स जो है उसके ऊपर जो है वो उसने बात की है। टू treatises on civil government is famous work of John Locke. The next MCQ is who expressed the view man is moral and social animal. Who expressed the view man is moral and social animal. There are 3 options: Thomas Hobbes, John Locke, Aristotle. The correct option is John Locke. John Locke जो है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करते हुए कहता है कि मैन इज़ मॉरल एंड सोशल एनिमल, कि इंसान जो है वो एक अखलाकी और समाजी
हैवान है, जबकि एरिस्टाटल जो है वो कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल। और इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है उसका कहना यह है कि इंसान एक मुआशी हैवान है, कि मैन इज़ ए इकोनॉमिक एनिमल। तो इंसानी फितरत के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। द नेक्स्ट MCQ is, which one of the following philosophers gave to the people right to revolt against the government if it failed to secure the rights to life, liberty and property? There are two options, Rousseau and Locke. दोबारा इसको सुनिएगा। Which one of the following philosophers, यानी नीचे जो दो फिलासफर्स के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा फलसफी जो है गिव टू द पीपल राइट टू रिवॉल्ट, रिवॉल्ट होता है बगावत कर देना, जो उनमें से कौन सा सियासी मुफक्कर जो है वो लोगों को बगावत करने का हक देता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हुकूमत के खिलाफ, इफ इट फेल्ड टू सिक्योर द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हुकूमत जो है उसकी तीन बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, तीन उसकी बुनियादी ड्यूटीज़ होती हैं। क्या है कि उसने अपने जो इंडिविजुअल्स हैं, अपने जो शहरी हैं, उनका जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होती है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हुकूमत का जो क़याम है वो अमल में लाया जाता है इन तीन कामों के लिए। हर हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है या हर हुकूमत का जो क़याम है उसका मकसद क्या है? लोगों की ज़िंदगी को, लोगों की आज़ादी को यानी हकूक़ को और लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो जॉन लॉक कहता है कि अगर कोई हुकूमत लोगों की ज़िंदगी, उनकी आज़ादी और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाती है तो फिर लोगों को ये हक पहुंचता है कि वह ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दें और ऐसी हुकूमत जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉक, द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल आर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। द सेकंड ऑप्शन इज़ रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट्स। जो जॉन लॉक है उसका कहना ये है कि जो नेचुरल राइट्स हैं, लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं वो कौन से हैं? दे आर 3 नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ यानी ज़िंदा रहने का हक, राइट टू लिबर्टी आज़ादी का हक एंड राइट टू प्रॉपर्टी यानी जायदाद रखने का हक। यानी जायदाद रखने का हक जो है वो एक फितरी हक है। ये तीनों फितरी हक हैं, नेचुरल राइट्स हैं। और जो नेचुरल राइट्स होते हैं दे आर गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं और इन्हें कोई हुकूमत या कोई इंसान जो है वो इनको ख़त्म नहीं कर सकता। ये इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर ही उसको ये तीनों हुकूक हासिल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल आर right to life, liberty and property. The next MCQ is, which is the worst form of government near Locke, democracy or monarchy? The correct option is monarchy. यानी जॉन लॉक जो है उसके नज़दीक बदतरीन निज़ाम हुकूमत कौन सा है? तो उसका कहना यह है कि बदतरीन या बुरा निज़ाम हुकूमत जो है वो मोनार्की है, जबकि जॉन लॉक जो है वो डेमोक्रेसी को पसंद करता है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर जो है हम जहाँ पे जॉन लॉक के बारे में बहुत खुद जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ उसके साथ साथ हम जॉन लॉक का जो मुवाजना है, जो कंपैरिजन है, वो थॉमस हॉब्स के साथ भी करते रहेंगे। तो थॉमस हॉब्स जो है उसके नज़दीक जो मोनार्की है वो पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है, जबकि जॉन लॉक जो है वो डेमोक्रेसी को पसंद करता है। तो दोनों में जो है वो इस एतबार से बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। जॉन लॉक डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पसंद करता है और जो थॉमस हॉब्स है
वो मोनार्की को, अब्सोल्यूट मोनार्की को और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को जो है वो पसंद करता है। और इसके अलावा जो है वो जो जॉन लॉक है उसके नज़दीक जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, वो आवाम के सामने जवाबदेह होती है। जबकि थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो है जो बादशाह है, जो मुनार्क है, वो आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होता। तो जॉन लॉक के मुताबिक हुकूमत जवाबदेह है और थॉमस हॉब्स के मुताबिक हुकूमत जवाबदेह नहीं होती। नेक्स्ट MCQ इज which one of the following philosophers supported glorious revolution of 1688 through his writings, रूसो और जॉन लॉक। दोबारा इसको सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलासफर्स, यानी नीचे दिए गए फिलासफर में से हु सपोर्टेड ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, बरतानिया के अंदर 1688 में जो शानदार इनकलाब रूनमा हुआ था, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनमा हुआ, इन दो मुफक्रीन में से कौन सा सियासी मुफक्कर जो है वो उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन को अपनी तहरीरों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर, अपने फ़लसफ़े और नज़रिए के अंदर जो है वो सपोर्ट करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ जॉन लॉक। जॉन लॉक स्ट्रांगली सपोर्टेड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। उसकी वजह यह है कि इस रेवोल्यूशन के बाद जो है बरतानिया में बाकायदा तौर पर और मुनज़्ज़म तरीके से पार्लिमानी जमहूरियत का आगाज़ हो गया था। और जॉन लॉक जो कि जमहूरियत पसंद था और बरतानिया के अंदर जमहूरी हुकूमत कायम हुई, बादशाहत का ख़त्मा हो गया और वहाँ पे दस्तूरी बादशाह जो है उसका आगाज़ हुआ, जो कि एक रस्मी और बरनाम बादशाह था। और जो अब्सोल्यूट मोनार्की का तस्वर था वो हमेशा के लिए बरतानिया से ख़त्म हो गया। यही वजह है कि जॉन लॉक जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट MCQ इज़ द फेमस बुक ऑफ जॉन लॉक, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, was published in 1688, 1689 और 1690। तो जो जॉन लॉक है उसकी जो फेमस किताब है जिसके अंदर वो ह्यूमन नेचर पर बात करता है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है, नेचुरल राइट्स की बात करता है और उसने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पेश किया है। तो वो किताब कब पब्लिश हुई? 1688 में, 1689 और 1690। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1689। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैंने जब ये वीडियो तैयार की और इसके लिए मुख्तलिफ़ जगह से मटेरियल जो है वो कंसल्ट किया, तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है दो रेफरेंस दिए हुए हैं। किसी किताब के अंदर 1689 है और किसी जगह के ऊपर 1690 भी है। लिहाजा आप इसको ज़हन में रखिएगा। तो दोनों में से कोई ऑप्शन जो है वो आपको जो है पेपर के अंदर जो है वो MCQs के हवाले से आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो 1690 का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। द नेक्स्ट MCQ इज़ अकॉर्डिंग टू लॉक विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, डेमोक्रेसी। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डेमोक्रेसी। जॉन लॉक सपोर्ट्स एंड फेवर्स डेमोक्रेसी। तो जो थॉमस हॉब्स है वो बादशाहत को पसंद करता है, मुतलकुल अनान बादशाहत की बात करता है, जबकि जॉन लॉक जो है वो जमहूरियत की बात करता है। ये दोनों जो सोशल कंट्रेक्चुअल हैं जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, उनके दरमियान जो है ये फ़र्क पाया जाता है। उसकी हर जो सियासी मुफक्कर है उसका जो नज़रिया होता है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसकी कोई बैकग्राउंड होती है और उस बैकग्राउंड के अंदर जो है वो या उसके कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस होते हैं या उसकी रियासत के साथ कोई एक्सपीरियंस हो रहा होता है, तो उससे जो है उसके फ़लसफ़े की जो है वो ओरिजिन होती है। जो थॉमस हॉब्स है उसका जो दौर है वो बरतानिया के अंदर खाना जंगी का, इंतशार का, बदअमनी का दौर है। तो लिहाजा वो उसने जब देखा कि फ़्रांस जो है उसके अंदर
एक अब्सोल्यूट मोनार्क पाया जाता है, ताकतवर बादशाह पाया जाता है, और वहाँ पे जो है वो हालात बड़े कंट्रोल में है। और बरतानिया के अंदर जो है उसने ये तजवीज़ पेश की कि बादशाह जो है, निज़ाम हुकूमत बादशाह होना चाहिए, और बादशाह को जो है वो वसी और लामहदूद अख्तियारात होने चाहिए, ताकि वो इस खाना जंगी को, इस इंतशार को और सियासी बदअमनी को जो है ख़त्म कर सके और मुल्क के अंदर अमन व अमान जो है वो कायम कर सके। तो ये थॉमस हॉब्स जो है वो इस बैकग्राउंड के अंदर जो है बात करता है। लेकिन जो जॉन लॉक है, उसका नज़रिया, चूँकि हालात तब्दील हो चुके थे जब जॉन लॉक ने अपना नज़रिया पेश किया, तो उसने जमहूरियत की जो है वो बात की है। द नेक्स्ट MCQ इज हु अपोज्ड द आइडिया ऑफ अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल, सॉवरन? जॉन लॉक, हॉब्स, Pareto, who opposed the idea of unlimited, absolute, indivisible, sovereign। यानी कौन सा सियासी मुफक्कर है जिसने अनलिमिटेड, लामहदूद और मुतलकुल अनान जो बादशाह है, जो नाकाबिल तकसीम जो बादशाह के अख्तियारात हैं, उसको अपोज किया है, यानी उसकी मुखालफत की है। डेट इज़ जॉन लॉक। जबकि इसको अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो जो थॉमस हॉब्स है वो इस तरह की मोनार्की को सपोर्ट करता है। जो थॉमस हॉब्स है वो अनलिमिटेड मोनार्की चाहता है, एब्सोल्यूट एंड इंडिविजिबल मोनार्की चाहता है, जबकि जॉन लॉक जो है वो इस तरह की मुतलकुल अनान और अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट मोनार्की जो है उसको नापसंद करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। जॉन लॉक वॉज इंडिविजुअलिस्ट और आइडियलिस्ट, यानी जॉन लॉक जो है वो अपने नुक्ता नज़र के एतबार से इंडिविजुअलिस्ट था या वो आइडियलिस्ट था। तो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिससे जॉन लॉक का तल्लुक है? द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअलिस्ट। जॉन लॉक बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंडिविजुअलिस्ट, कि वो इनफरादियत पसंद है। तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत अहम बहस है कि फ़र्द और रियासत का आपस में क्या तल्लुक है, फ़र्द रियासत के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है और रियासत फ़र्द के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है। तो वो सियासी मुफक्रीन या वो स्कूल ऑफ थाट जिनके नज़दीक रियासत जो है वो फ़र्द के लिए बनाई गई है, लिहाजा रियासत का काम ये है कि वो फ़र्द की खिदमत करे, फ़र्द के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करे और फ़र्द के ऊपर जो है वो कम अज़ कम पाबंदियाँ जो है वो आयद करे। तो ये लोग जो है वो फ़र्द की आज़ादी, फ़र्द के हुकूक़ की बात करते हैं, फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी जो है वो देना चाहते हैं। यहाँ आज़ादी से मुराद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक़ देना चाहते हैं, और फ़र्द पर रियासत का जो कंट्रोल है या हुकूमत का जो कंट्रोल है उसको बहुत कम या महदूद रखना चाहते हैं। जबकि जो आइडियलिस्ट हैं उनके नज़दीक नुक्ता नज़र ये है कि फ़र्द जो है उसे रियासत के लिए बनाया गया है, लिहाजा फ़र्द का काम ये है कि वह रियासत की खिदमत करे। आइडियलिस्ट के मुताबिक फ़र्द जो है रियासत के अंदर उसकी हैसियत ऐसे है जैसे किसी मशीन के अंदर किसी पुर्जे की हैसियत होती है। तो अगर उस पुर्जे को मशीन से अलग कर दिया जाए तो उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक देना चाहते हैं, और जो आइडियलिस्ट हैं वो रियासत को ज़्यादा ताकतवर और बाख्तियार देखना चाहते हैं, और फ़र्द को जो है वो उनका जो दायरा कार है या उनके जो हुकूक हैं उनको बहुत महदूद करना चाहते हैं। इस एतबार से जॉन लॉक वाज इंडिविजुअलिस्ट। एक और हवाले से इसको देखा जा सकता है कि जो जमहूरियत पसंद हैं वो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, और जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, या जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है, बादशाहत पाई जाती है, वहाँ आइडियलिज्म जो है वो पाया जाता है। द नेक्स्ट MCQ इज हु इज ऑफ द व्यू men are basically decent, orderly, socially minded and human? Thomas Hobbes, John Locke और रूसो। हु इज़ ऑफ द व्यू यानी कि इसका नुक्ता नज़र है कि मैन आर बेसिकली डिसेंट, के इंसान जो हैं
बुनियादी तौर पे बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत आर्डरली होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, सोशली माइंडेड होते हैं, यानी वो समाज के अंदर रहना पसंद करते हैं, एंड ह्यूमन और मिलनसार होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, और वो उनके दरमियान जो है कोई नफ़रत या तअस्सुब नहीं पाया जाता। तो ये इंसान के बारे में किस का नुक्ता नज़र है, थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का, या फिर रूसो का? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। एक और बात जो है यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो के अंदर जो है हम जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स का जो सियासी फ़लसफ़ा है उसके बारे में मुख्तसर तौर पे जो है उसका कंपैरिजन भी करते रहेंगे। तो जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में भी जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, और दोनों जो हैं अपने सोशल कंट्रैक्ट की बुनियाद जो है वो ह्यूमन नेचर पर रखते हैं। एक मुख्तसर सी बात मैं करता चलूँ, फिर आगे उस पर तफसील से भी बात होगी कि जॉन लॉक जो है उसके नज़दीक जो इंसान है फितरतन अमन पसंद है, जबकि थॉमस हॉब्स के मुताबिक इंसान फितरतन जंगजू है। तो ये दोनों में जो है देखिए मुतज़ाद चीज़ें जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट MCQ क्या है। हु इज़ ऑफ द व्यू डेट द स्टेट ऑफ नेचर इज़ ए स्टेट ऑफ गुडनेस, म्यूचुअल असिस्टेंस, पीसफुल एंड प्रिजर्व्ड? द ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, हॉब्स। दोबारा इसको देखिएगा, हु इज़ ऑफ द व्यू डेट द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर जो है इज़ ए स्टेट ऑफ गुडनेस, यानी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बेसिकली स्टेट ऑफ गुडनेस है, नेकी, भलाई, बेहतरी, अच्छाई की स्टेट है, और म्यूचुअल असिस्टेंस है, उसमें बामी जो है वो मुआवनत पाई जाती है, बामी तावन पाया जाता है, और लोग एक दूसरे के साथ जो है वो हमदर्दी रखने वाले होते हैं। एंड पीसफुल है, और अमन का ज़माना है, पुरअमन है, उसमें कोई इंतशार नहीं है, कोई जंग नहीं है, कोई तअस्सुब नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है, पीसफुल है एंड प्रिजर्व्ड, और वो महफूज है। ये किसका, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ये नुक्ता नज़र किसका है, कार्ल मार्क्स का, लॉक का और थॉमस हॉब्स का। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। According to Hobbes, man by nature is nasty, poor, brutish, short and warrior. ये जो क्लिप है इसके अंदर जो ये MCQ तो नहीं है, लेकिन इस क्लिप के अंदर हमने ये कोशिश की है कि एक कंपैरिजन किया जाए जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स का, कि ह्यूमन नेचर के बारे में जॉन लॉक क्या कहता है और ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स का क्या नुक्ता नज़र है। तो इसमें क्या है, मैन बाय नेचर इज़ नास्टी, यानी जो थॉमस हॉब्स है उसका कहना ये है कि जो इंसान है बाय नेचर क्या है, नास्टी है, यानी वो कमीना है, घटिया है, और वो ट्रबल्ड है, यानी उसके अंदर जो है तंग नज़री पाई जाती है, और वो ये गंदे के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। नास्टी जो है कमीनगी के मायनों में भी जो है, तंग नज़री के मायनों में भी इस्तेमाल हो सकता है। पोर है, ब्रूटिश है, वो बड़ा जालिम है, और उसके अंदर जो है वो जानवरों जैसी खसलत जो है पाई जाती है। खुद गर्ज है, शॉर्ट है, और वेरियर्स है, जंगजू है। ये किसका कहना है, थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स के मुताबिक मैन बाय नेचर, यानी वो इंसान के बारे में, उसको इंसान की फितरत के अंदर कोई भी अच्छाई जो है वो नज़र नहीं आती, और उसको जो ज़माने भर की जो बुराइयां हैं कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, वो नास्टी है, वो ब्रूटिश है, वो खुद गर्ज है, वो घटिया और कमीना है, और जो भी उसको ऐसे ऐसे अल्फाज मिले उसने वो सारे के सारे जो है वो इंसानी फितरत के ऊपर जो है वो जिस्म कर दिए हैं। लेकिन जो जॉन लॉक है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो नक्शा पेश करता है। वो कहता है कि मैन इज़ बाय नेचर इज़ पीसफुल, वो ब्रूटिश नहीं है,
वो जालिम नहीं है, वो नास्टी नहीं है, वो कहता है कि वो पीसफुल है, अमन पसंद है, कि इंसान फितरतन अमन पसंद है, लविंग है, एक दूसरे के साथ मिलनसार है, मोहब्बत करने वाला है, मिलजुल कर रहने वाला है, गुड है एंड इक्वल है। वो मुसावात को पसंद करता है कि तमाम इंसान फितरी तौर पर यकसा हकूक़ रखते हैं और ऑल पीपल हैव द राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो तमाम के हकूक़ यकसा, वो फ्री है, वो आज़ाद है। तो ये जो है ये जॉन लॉक का कहना है। तो आप देखें कि दोनों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है। एक जो हम जनरली बात करते हैं, हम कहते हैं कि दूसरों के बारे में जो हम राय कायम करते हैं वो हम वैसी ही राय कायम करते हैं जैसा कि हम खुद होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि थॉमस हॉब्स जो है वो बजाते खुद उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी, और जॉन लॉक फितरतन अच्छा था तो उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी। और जो दूसरी बात है कि जो थॉमस हॉब्स का जो ज़माना है, जो खाना जंगी का दौर था, जिसके अंदर बरतानिया जो है वो सियासी इंतशार और सियासी बदअमनी से गुजर रहा था, तो ये जो सियासी इंतशार और सियासी बदअमनी जो है उसने जब उसका मुशाहदा किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा, उसको जो है वो डीपली उसको समझने की कोशिश की, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो सारा इंतशार और बदअमनी है ये इस वजह से है कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, नास्टी है, वो ब्रूटिश है, और उसकी वो जो फितरी जो खसलतें हैं, जो फितरी उसकी जबिलतें हैं, वो अब बाहर आना शुरू हो गई हैं, और उसने पूरे माशरे को जो है वो उसका सुकून और आराम जो है वो तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बरक्स जो है जो जॉन लॉक जो है जब उसने इंसानी फितरत का मुशाहदा किया और वो स्टेट ऑफ नेचर की जब बात करता है तो वो कहता है कि इंसान जो है वो पुरअमन है। तो दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट जो है वो पाया जाता है। हु सेज मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर was governed by the laws of nature. प्लेटो, जॉन लॉक, जीन बूदीन। किसका कहना है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर, जब स्टेट ऑफ नेचर थी तो उस वक़्त जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे या जो इंडिविजुअल्स थे, दे वर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ द नेचर, कि उन्हें कानून फितरत के मुताबिक जो था वो रूल किया जाता था। प्लेटो, जॉन लॉक और जीन बूदीन। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। जॉन लॉक का कहना यह है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर यानी फितरी हालत के ज़माने में इंसान को जो है वो फितरी हकूक़ के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था। थोड़ी सी इसमें वजाहत करता चलूँ कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो दौर है जब इंसान गैर मुनज़्ज़म था, जब रियासत नहीं थी, जब हुकूमत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई असूल और ज़ाब्ता नहीं था, और हर इंसान अपनी अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक और अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो वो जो हालत है यानी रियासत के क़याम से पहले का जो दौर है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है, यानी स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है। तो जब रियासत नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई कानून, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता नहीं था, तो उस वक़्त का जो दौर है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। और वो जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंदर इंसान कैसा था, तो एक नक्शा थॉमस हॉब्स ने पेश किया है कि वो बहुत जंगजू था, वो खुद गर्ज था, लालची था, और वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है बेसिकली स्टेट ऑफ फियर है, यानी उसमें खौफ जो था वो पाया जाता था, हर शख्स दूसरे शख्स से खौफज़दा था। लेकिन जो जॉन लॉक है उसके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है डैट इज़ स्टेट ऑफ पीस, कि वो अमन की जो रियासत है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जितना वो खूबसूरत नक्शा पेश करता है जॉन लॉक, तो ऐसे नज़र आता है कि जैसे स्टेट ऑफ नेचर जो है कोई जन्नत नज़ीर जो है वो ज़माना था, यानी वो जन्नत जैसा ज़माना था, उसमें हर इंसान मुतमिन था, खुश था, और हर तरफ जो है वो अच्छे ख्वाहिशात लोगों में पाई जाती थी, तो कोई उसमें जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो वो एक बड़ा पुरअमन और आइडियल माहौल था। तो ये जॉन लॉक का कहना ये है। द नेक्स्ट MCQ इज विच इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। द करेक्ट ऑप्शन इज
judiciary. Legislature is the first organ of the government. Executive is the second organ of the government. जो गवर्नमेंट होती है उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, तीन उसके शोबे होते हैं. एक शोबा लॉ मेकिंग करता है, दूसरा जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करता है, और तीसरा जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है. तो हुकूमत का जो शोबा कानून साजी करता है, लॉ मेकिंग करता है, डेट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर. और जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करता है, कानून नाफज करता है, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करता है, वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है. और हुकूमत का जो शोबा इंसाफ करता है, डेट इज़ कॉल्ड जुडिशरी. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट is a political contract rather than a social contract. लॉग, ये लॉग के नाम के साथ एस इजाफी लगा हुआ है. आप इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, इसकी इस्लाह कर लीजिएगा कि एस जो है वो जॉन लॉग के नाम के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिंग की गलती की वजह से हो गया, यहाँ उसको रिविज़िट नहीं किया गया, तो इसलिए जो है वो ऐसे ही रहा है. बहरहाल ये है लॉग, LOCKE, एस नहीं है. तो देखते हैं क्या कहता है जॉन लॉक. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाजी मुआहदा या मुआहदा इमरानी. उर्दू में जो है इसको मुआहदा इमरानी या समाजी मुआहदा कहा जा सकता है. इस ए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कहता है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सियासी मुआहदा है, समाजी नहीं है. यानी ये एक बहुत अहम नुक्ता है. इसके ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है. जो लोग जो है वो CSS का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या कोई इस लेवल की स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट के ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है. इसको समझना चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट रेदर दैन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब बेसिकली है क्या, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में रियासत कायम हुई, गवर्नमेंट कायम हुई, और एक वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी कायम हुई. रियासत एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, वो भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. तो चूँकि इस मुआहदे के नतीजे में, इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट जैसा अदारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उस जैसे अदारे कायम हुए. उसमें हुक्मरान आता है, उसके साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पीपल और गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो अपनी नौइयत के अतबार से ये एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन बहरहाल जो है इसको तमाम लोगों ने इसको जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है. और दिलचस्प बात यह है कि जो नेक्स्ट फिलासफर आ रखा है हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, रूसो जो है, उसकी किताब का जो नाम है वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाता है. लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट जो है ज़्यादा सूटेबल है. अकॉर्डिंग टू लॉक, इन द स्टेट ऑफ नेचर men are equal and free to act as they think within the limits of law of nature. जॉन लॉक कहता है इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी फितरी रियासत के दौर में, मैन आर इक्वल, तमाम इंसान जो हैं इक्वल हैं, उनके राइट्स इक्वल हैं. और उनके राइट्स क्या हैं, नेचुरल राइट्स कौन से हैं? राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. तो वो सब लोगों के यकसा हैं. और इस एतबार से क्योंकि हुकूक यकसा हैं, लिहाजा उनका स्टेटस भी यकसा है. दे आर इक्वल एंड फ्री, और वो फ्री हैं और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. टू एक्ट एज दे थिंक, वो जैसा सोचते हैं वो वैसा कर सकते हैं. विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर. लेकिन जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? वो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक. यानी लॉ ऑफ नेचर जिस चीज़ की उनको इजाज़त देता है, जो उसने लिमिट्स मुकर्रर कर रखी हैं, जो उसने दर्जाबंदी कर रखी है चीज़ों की, उसके अंदर रहते हुए लोग आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, और किसी के ऊपर जो है वो कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं की जा सकती. इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन लॉक, ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट,
देखिए, इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन लॉक, ये एमसीक्यू नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन लॉक की मशहूर किताबें कौन सी हैं। वर्क्स मराद यहाँ पे बुक्स हैं। जॉन लॉक, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन लॉक, तो दो उसकी मशहूर किताबें हैं, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, और द सेकंड है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो ये उसकी दो मशहूर किताबें हैं जो जॉन लॉक ने जो है वो लिखी हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, रूसो या जॉन लॉक? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। John Locke supported or opposed the Glorious Revolution of 1688? द क्वेश्चन ये है कि जॉन लॉक जो है उसने 1688 में जो बरतानिया में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया उसको सपोर्ट किया था या उसको अपोज किया था? द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रांगली सपोर्टेड। जॉन लॉक जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हामी रहा है, और चूँकि उसके नतीजे में बरतानिया के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत का आगाज़ हुआ था, इसलिए जॉन लॉक चूँकि ख़ुद भी जमहूरियत पसंद है तो उसने इस रेवोल्यूशन को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जॉन लॉक सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की। तो जॉन लॉक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को पसंद करता है। एब्सोल्यूट मोनार्की को कौन पसंद करता है? थॉमस हॉब्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी। सुप्रीम कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आइन सुप्रीम होगा, दस्तूर जो है वो सुप्रीम होगा। गवर्नमेंट जो वज़ीर आज़म है, जो बादशाह है, जो सदर है, व्हाट्सएवर जो भी उसका नाम दे दें, वो जो है वो अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो जो गवर्नमेंट कायम होगी वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो निज़ाम चलाएगी। तो कानून को बालादस्ती होगी, गवर्नमेंट की बालादस्ती नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तश्कील दी जाएगी, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देगी। और अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करती तो फिर जॉन लॉक जो है वो शहरियों को ये हक देता है कि वो ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं। हु सेज द लाइफ in the state of nature was peaceful, goodwill, mutual assistance and self-preservation? Plato, John Locke. The correct option is John Locke. I think कि पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है और ये थोड़ी सी तब्दीली के साथ दोबारा जो है वो रिपीट हुआ है। John Locke says, since, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप भी। John Locke says, since God is our creator, so we are his property. The second, only God can take our life and liberty. No human can take others' life and liberty. All individuals are equal, so no man can rule over others. ये जॉन लॉक का जो फ़लसफ़ा है, जिसका मग़ज़ है, जिसका थीम है, जॉन लॉक को समझने के लिए जो है इस फ़िलासफ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी थोड़ी सी वजाहत करनी ज़रूरी है कि सिंस गॉड इज़ आवर क्रिएटर, वो कहता है कि क्योंकि खुदा जो है, अल्लाह ताला जो है वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। सो वी आर हिज प्रॉपर्टी, इसलिए हम अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी हैं, यानी हम किसी इंसान की प्रॉपर्टी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, इसलिए जो इंसान है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। Only God can take our life and liberty. तो जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो कहना ये चाहता है कि ये तो नेचुरल राइट्स हैं। जब इंसान पैदा हुआ तो उसके साथ ही ये उसके जो राइट्स हैं वो भी पैदा हुए हैं। इंसान पैदाइशी तौर पर ये तीन हुकूक अपने साथ लेकर जो है वो दुनिया में आया है, और ये तीनों हुकूक उसको कहाँ से मिले हैं? अल्लाह ताला से मिले हैं। लिहाजा ये जो राइट है, राइट टू लिव, कोई इंसान जो है
किसी दूसरे इंसान को ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकता। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर गौर करने की भी ज़रूरत है कि वो कहता है कि चूँकि ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ने दी है, लिहाजा इसे अल्लाह ही वापस ले सकता है, कोई इंसान जो है इस ज़िंदगी को नहीं ले सकता। और जो आज़ादी है, जो उसको इजहार ख्याल की आज़ादी है और ज़िंदगी गुजारने की जो आज़ादी है और उसको मुख्तलिफ जो राइट्स हासिल हैं, वो कहते हैं ये उसको पैदाइशी तौर पर गॉड गिफ्टेड हैं। लिहाजा कोई शख्स, कोई हुकूमत इनके अंदर कमी पेशी नहीं कर सकती, इनको ख़त्म नहीं कर सकती, इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी कहता है कि वो जो है वो उसको पैदाइश के साथ मिली है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, ये नेचुरल राइट है। लिहाजा किसी शख्स को जायदाद से भी महरूम नहीं किया जा सकता। हुकूमत को ऐसा कानून नहीं बना सकती कि लोगों को जायदाद से महरूम कर दिया जाए। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रखा है। नो ह्यूमन कैन टेक अदर्स लाइफ एंड लिबर्टी। कोई इंसान जो है वो दूसरे इंसानों को ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकता, और उनको जो लिबर्टी हासिल है वो पॉलिटिकल लिबर्टी हो सकती है, वो नेशनल लिबर्टी हो सकती है, वो इकोनॉमिक लिबर्टी हो सकती है, व्हाट्सएवर बहुत सारी आज़ादी की ज़िंदगी के पहलू हैं, वो उसकी सोशल लिबर्टी हो सकती है, तो उससे महरूम नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। किस तरह इक्वल हैं? उनके राइट्स एक जैसे हैं। तमाम इंसानों के राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब उनके हुकूक यकसा हैं तो लिहाजा इंसान यकसा हैं। सो नो मैन कैन रूल ओवर अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई इंसान जो है दूसरे इंसानों पर रूल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी बात जो है क्लियर करने वाली ये है कि इसको यूं कहा जा सकता है कि कोई इंसान ताकत के ज़रिए ज़बरदस्ती किसी इंसान पर हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे बादशाहत के अंदर होता है, या कोई मार्शल लॉ के अंदर होता है, या डिक्टेटरशिप के अंदर होता है कि लोग ताकत के ज़ोर पे इक़्तिदार हासिल करके वो लोगों के ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। तो जो जॉन लॉक है वो इस तरह की हुकूमत को नापसंद करता है, उसके सख्त मुखालिफ है। जमहूरियत में क्या होता है? देखें, जमहूरियत के अंदर जो लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, वो लोग, जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जा रही होती है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत कर रहे होते हैं। वो उनको अख्तियार देते हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत की जाए। जमहूरियत के अंदर जो रूलिंग क्लास होती है, जो लोग रूलिंग क्लास में शामिल होते हैं, जो गवर्नमेंट साजी करते हैं, उनको गवर्नमेंट करने का, उनको हुकूमत करने का और लोगों के बारे में कानून बनाने का अख्तियार किसने दिया? लोगों ने खुद दिया है। गोया इंसान खुद फैसला कर सकता है कि उसके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। कोई इंसान ताकत के ज़ोर पर किसी दूसरे इंसान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। ये है जमहूरियत। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि लोगों को ये हक हासिल है कि वो इस बात का फैसला करें कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। और अगर वो एक हुकूमत कायम करते हैं और उस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं होते, तो आप देखते हैं कि वो उस हुकूमत को तब्दील कर देते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, पिछली पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नई हुकूमत जो है वो आ जाती है। दुनिया भर के अंदर ऐसा ही होता है। अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, तो इन तमाम मामलों के अंदर आप देखते हैं कि लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर कौन हुकूमत करेगा। अब ये जो डिसीजन है, ये जितना मुनज़्ज़म होगा, जितना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और स्मूथली होगा, वहाँ पे जमहूरी अमल इतना ही कामयाब होगा। तो बहुत क्लियर जो है बात जो है जॉन लॉक ने की है, और ये सारी बात जो है ये उसके जमहूरी फ़लसफ़े की अक्कासी करती है। हु सेज़ ह्यूमन नेचर इज़ सोशल, पीसफुल, मॉरल एंड गुड, एंड इंडिविजुअल्स आर नीदर सेल्फिश नॉर अग्रेसिव। थॉमस हॉब्स या फिर जॉन लॉक। ये ह्यूमन नेचर जो है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसकी जो बुनियाद है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर रखी गई है। तो इसलिए बार बार जो है इस ह्यूमन नेचर के हवाले से बात हो रही है। तो जब तक आप
जॉन लॉक के मुताबिक और थॉमस हॉब्स के मुताबिक ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाते, उस वक़्त तक ये बात क्लियर नहीं हो सकती कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ और हुकूमत के अख्तियारात क्या होंगे और हुकूमत की नौइयत क्या होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जॉन लॉक। द प्रोटो कैपिटलिस्ट लॉक इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो जॉन लॉक है इसको कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम का पहल करने वाला जो है पायनियर कहा जाता है। ही इज़ पायनियर ऑफ द कैपिटलिज्म, कि सबसे पहले उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की, लोगों को ये हक दिया कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जायदाद रख सकते हैं, और फिर डेमोक्रेसी की उसने बात की। तो इसको वाले से प्रोटो कैपिटलिस्ट कहा जाता है, यानी सबसे इब्तदाई और पहला कैपिटलिस्ट है। इसके बाद फिर ये फ़लसफ़ा और ये नज़रिया जो है इसको बड़ी तक़वियत हासिल हुई और पूरे यूरोप के अंदर जो है कैपिटलिज़म का अरूज हासिल हुआ। लेकिन इसको बाकायदा फ़लसफ़ियाना अंदाज से और बाकायदा दलील के साथ जो है वो सबसे पहले जो है वो रैशनल अंदाज से जो है वो जॉन लॉक ने पेश किया है। इसलिए जॉन लॉक इज़ कंसिडर्ड द प्रोटो कैपिटलिस्ट। जो है वो उसने सबसे पहले जो है वो कैपिटलिज्म को जो है वो प्रमोट किया है। द नेक्स्ट MCQ इज विच पोलिटिकल फिलोसफर इज ऑफ द व्यू डैट नो वन कैन रूल एनी वन, यानी विच पोलिटिकल फिलोसफर इज ऑफ द व्यू डैट नो वन कैन रूल एनी वन, कि कोई शख्स दूसरे शख्स पर हुकूमत नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक। The next MCQ is which political philosopher gives right to the citizens to revolt against government if it is failed to protect the rights of the citizens, यानी कौन सा सियासी मुफक्कर जो है वो शहरियों को इस बात का हक देता है कि अगर हुकूमत उनके जो राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन इज़ जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो है वो अपने शहरियों को ये इख्तियार देता है। जबकि थॉमस हॉब्स जो है उसका कहना ये है कि जब बादशाह को एक दफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, वो जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो बादशाह रहेगा और ताहयात बादशाह रहेगा। जबकि जॉन लॉक जो है वो उसको जो है वो हम वक्त जो है वो इस बात की निगरानी कर रहा होता है कि जैसे ही जो हुक्मरान क्लास है वो अख्तियारात से तजावज़ करेगी या वो नाकाम होगी तो उसको तब्दील जो है वो कर दिया जाएगा। हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर इज़ कोस, डिसऑर्डर, अनार्की, सॉलिटरी, कॉन्फ्लिक्ट, नास्टी, ब्रुटिश, शॉर्ट, फियर, पोर, इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस। यहाँ फिर जो है स्टेट ऑफ नेचर की बात जो है हुई है, और लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर इज पीसफुल, गुड, रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी। जो थॉमस हॉब्स है उसका कहना यह है कि जो स्टेट ऑफ नेचर का जो दौर था, फितरी हालत का जो दौर है, वो क्या है, वो इंतशार का दौर है, वो बदअमनी का दौर है, और उसमें जो है वो अबतरी और खलल पाया जाता है, अनार्की लाकानूनीयत पाई जाती है, और वो तन्हाई पाई जाती है, कन्फ्लिक्ट है, हर शख्स दूसरे शख्स का दुश्मन है, और उसमें नास्टी जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह जो है वो यानी उसमें इंसान जो है वो खुद गर्ज है, और ये सारा जो फसाद ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है ये इंसान की खुद गर्जी की वजह से जो है वो इसको जो है वो तक़वियत मिलती है। तो फियर है, हर तरफ खौफ है, हर शख्स दूसरे शख्स से डरा हुआ है कि उसको ख़त्म कर देगा, और हर शख्स अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो उसके दिल में आता है वो करता है। तो ये है स्टेट ऑफ नेचर जो है वो
जो थॉमस हॉब्स ने पेश की है। लेकिन जॉन लॉक उसके बिल्कुल बरक्स पेश करता है। वो कहता है कि पीसफुल है, स्टेट ऑफ नेचर का दौर पीसफुल है, गुड है, वो रिस्पेक्टेबल है और उस वहाँ पे स्टेबिलिटी पाई जाती है। वहाँ कोई जो है इंतशार नहीं है, कोई बदअमनी नहीं है, कोई फसाद नहीं है। तो ये दोनों में अब उम्मीद है कि आपको जो स्टेट ऑफ नेचर का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। Which political philosopher is of the view that there was only one contract between the people and monarch was not part of that contract। जो सोशल कंट्रैक्ट हुआ तो कंट्रैक्ट दो पार्टियों के दरमियान होता है और सोशल कंट्रैक्ट के नतीजे में हुकूमत कायम होती है, ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी कायम होती है। तो इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं दोनों मुफक्कर जो हैं। विच पॉलिटिकल फिलासफर इज ऑफ द व्यू दैट देयर वाज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड मोनार्क वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कौन सा सियासी मुफक्कर जो है उसका नुक्ता नज़र ये है कि देयर वाज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल, के सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो लोगों के दरमियान हुआ, जिसमें हर फर्द दूसरे फ़र्द के पास गया और उसने कहा कि मैं आपके हक़ में अपने जो फितरी हकूक़ हैं, जो मेरी मन मर्ज़ी करने के हकूक़ थे, उनसे मैं दस्तबरदार होता हूँ। तो दूसरा शख्स भी जो है वो उसके हक़ में जो है वो अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार हो जाता है। तो कहता है ये लोगों के दरमियान है और जो बादशाह बनता है ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ डैट मोनार्क, तो वो उसका हिस्सा नहीं है। तो ये है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के मुताबिक एक मुआहदा हुआ जिसके नतीजे में वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी भी कायम हुई, रियासत भी कायम होगी, हुकूमत भी कायम होगी और बादशाह का क़याम भी अमल में लाया गया। तो वो ये तो कहता है कि जो पीपल टू पीपल जो था, जो कॉन्टैक्ट हुआ, लोगों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट हुआ, उसकी तो बात वो करता है, तफसील से समझाता है। लेकिन बादशाहत के साथ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, उसमें क्या शराइत थी, क्या कंडीशंस थी, इसके बारे में वो कुछ नहीं कहता। वो इस बात के ऊपर भी खामोश है कि लोगों का और बादशाह के दरमियान क्या मुआहदा हुआ। तो इसके ऊपर भी जो है वो ये उसके मुआहदे के अंदर जो है ये चीज़ पाई जाती है। द नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु सेज दैट देयर वर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट वाज बिटवीन द पीपल एंड द सेकंड वाज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट और स्टेट। हॉब्स, जॉन लॉक। द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉक। जॉन लॉक कहता है कि दो मुआहदे हुए, देयर वर टू कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोगों के दरमियान हुआ, जिसमें हर फर्द दूसरे फ़र्द के हक़ में अपने अपने हकूक़ से, जो नेचुरल राइट्स उसके थे, उनसे दस्तबरदार हो जाता है। एक शख्स कहता है कि मैं आपके हक़ में अपने हकूक़ से दस्तबरदार होता हूँ, दूसरा शख्स उसके जवाब में उसको कहता है कि मैं भी अपने हकूक़ से आपके हक़ में दस्तबरदार होता हूँ। इस तरह वो जिन हकूक़ से दस्तबरदार होते हैं वो हकूक़ उनको दोबारा मिल जाते हैं। तो एक मुआहदा ये होता है। दूसरा फिर वो उन लोगों के दरमियान और हुकूमत जो कायम होती है या जो स्टेट कायम होती है उसके दरमियान एक मुआहदा होता है, जिसमें वो हुकूमत के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाते हैं कि हुकूमत ये काम करेगी और उसके बदले में जो लोग होंगे वो ये करेंगे। तो उसके ऊपर जो है हुकूमत को बताया जाता है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो जॉन लॉक है हुकूमत के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ आयद करता है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, जबकि जो थॉमस हॉब्स है वो अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है। तो दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज पहली दफ़ा जो है मेरा मैसेज है सब्सक्राइब माय चैनल। पहले तो मैं नहीं करता था, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये इसका हिस्सा है। जब आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने बहरहाल जो है लोगों को मैसेज देना होता है, एक रिक्वेस्ट आपने देनी होती है कि आपने जो काम शुरू किया है उस सिलसिले में आपके जो व्यूअर्स हैं उनका तावन बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोग जो हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे।
तो आज फिर मैंने मुनासिब समझा कि अगर ये यूट्यूब का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ये शामिल है, तो मुझे भी जो है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोगों से ये एक उम्मीद रखी जा रही है कि आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर कमेंट करें। जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं उसमें ज़रूर मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती या उसमें कोई गलती है, खामी है या उसमें कोई कोताही हुई है तो आप उसकी निशानदेही करेंगे, तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो जो है उसको बेहतर से बेहतर जो है बनाया जाएगा। अगर आप उन खामियों की निशानदेही नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो गलतियां जो हैं वो बार बार आती रहेंगी और मेरी इस्लाह जो है वो नहीं होगी। तो आप जज हैं, आप जो हैं वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम और मोहतरम हैं, लिहाजा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है वो ना सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप सबका जो है वो चैनल है, और उसमें जो है वो आप कमेंट भी करेंगे। मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज मैंने जो है वो चंद अशार भी इसमें शामिल किए हैं, मिर्ज़ा गालिब के ये अशार हैं। उसमें देखते हैं क्या मिर्ज़ा गालिब कहते हैं। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल आप फरमाएंगे क्या, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल आप फरमाएंगे क्या। एक और शेर इसमें शामिल किया है, वो भी मिर्ज़ा गालिब से है। चाहिए हच्छों को जितना चाहिए, चाहिए हच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। ये बहुत खूबसूरत शेर है और मिर्ज़ा गालिब के जो अशार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये उनमें से एक है, बल्कि इसको कहा जाए कि ये सर फहरिस्त है। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। एक और शेर शामिल किया है, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। और देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। दोबारा समात फरमाइएगा। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। अल्लाह हाफिज़। हैव ब्लेस्ड एंड पीसफुल लाइफ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में, हर आज़माइश में जो है वो सुरखरू फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।